नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ तंत्र और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एब्डोमिनल कैंसर के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर संदीप जैन, जो कि एक जीआई और एचपीबी सर्जन है। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आज इनसे जानेंगे कि एब्डोमिनल कैंसर क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, कैसे इसके लिए अवेयर लोगों को किया जा सकता है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोगों को बताएं कि एब्डोमेन क्या होता है। उसके बाद हम एब्डोमिनल कैंसर की बात करेंगे, क्योंकि जो एब्डोमेन होता है उसमें कई ऑर्गन्स होते हैं, और कैसे कैंसर होता है, किन ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। इसलिए सबसे पहले एब्डोमेन क्या होता है ये आप बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि बहुत सारे लोग ये एरिया नहीं जानते हैं। मेडिकल टर्म का पार्ट है ये। तो एब्डोमेन बेसिकली क्या है, हमारे पसलियों से लेके जो थाइस का एरिया, उसके बीच में जो पार्ट है, जिसको हम आम भाषा में पेट बोलते हैं कि पेट बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ये वाला एरिया, इसको हम एब्डोमेन बोलते हैं। ये एक तरह की कैविटी है, एक तरह की खाली जगह है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स रखे रहते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? ईसोफेगस, जो कि फूड पाइप है, स्टमक, जो कि आमाशय है, लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टीन, और भी बहुत सारे। मेनली ये हम आज इनकी बात करने वाले हैं, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टीन। उसमें लार्ज इंटेस्टीन में जिसको हम कोलन और रेक्टम बोलते हैं। तो बेसिकली एब्डोमेन एक कैविटी है जिसमें ये सारे अंग रहते हैं। सर, एब्डोमिनल कैंसर, ये जो वर्ड है ये अब ज़्यादा मुझे लगता है कि लोग अवेयर होते जा रहे हैं, इसलिए इस बीमारी का पता चल पाया है। तो जैसे कि आपने बताया कि 7 ऑर्गन्स होते हैं, तो यानी कि 7 तरीके के कैंसर होते हैं जो कि एब्डोमेन में जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें होते हैं। उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये 7 कैंसर्स बेसिकली जो हैं, ये 7 ऑर्गन्स जो हैं, ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एक ऑर्गन का नाम है, जो हम हिंदी में बोलें तो पाचन तंत्र, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके सारे पार्ट्स हैं। तो ये 7 अंग अलग अलग ऑर्गन्स हैं, और इन 7 में कैंसर हो सकता है। ये अभी ज़्यादातर अवेयरनेस क्यों होने लग गया है, लोग जानने लग गए हैं, उसका बड़ा नेगेटिव रीज़न है, क्योंकि ये कैंसर की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों को कैंसर होने लग गया है। आज मेरी समझ में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कभी अपने पारिवारिक उसमें या फ्रेंड सर्कल में किसी को कैंसर से पीड़ित होते हुए ना देखा हो। तो ये कैंसर इतने ज़्यादा तेज़ी से पिछले कुछ सालों से बढ़ने लग गए हैं। वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम है, और इंडिया में भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए इसकी अवेयरनेस लोगों को ज़्यादा हो रही है। सर, क्या सिम्टम्स हैं? और एक और चीज़ कि जो 7 ऑर्गन्स हैं, क्या उन 7 ऑर्गन्स में, फॉर एग्जांपल ईसोफेगस आपने बताया, अगर वहाँ कैंसर होता है तो क्या उसका अलग सिम्टम है, और जो दूसरा ऑर्गन है उसका अलग सिम्टम होगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और थोड़ा सा मैं समय ज़्यादा चाहूँगा, कुछ सेकंड्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, क्या है कि ये 7 ऑर्गन्स के बेसिकली कैंसर के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत नॉन स्पेसिफिक हैं। नॉन स्पेसिफिक बोले तो बहुत मामूली सिम्टम्स, जैसे खट्टी डकार आना, भूख ना लगना, वज़न कम होना, पेट फूल जाना, पेट में हल्का हल्का दर्द होना, शाम को हल्का सा बुखार जैसा फील होना, खाना खाने में खाना अटकना, पॉटी जाते वक्त उसमें ब्लड की ड्रॉप्स आना या ब्लैक कलर का मोशन आना। कैंसर ऐसा नहीं है, बहुत कॉमन है इन ऐसे सिम्टम्स आने पे, लेकिन एक संभावना है। और अगर कैंसर नहीं निकला तो कुछ ऐसी बीमारी निकल सकती है जिसका उसका भी इलाज जरूरी है। बिल्कुल सर। तो इसलिए अगर आप कह रहे हैं, जैसे ईसोफेगस है, कुछ ऑर्गन्स है जिनके खास सिम्टम्स होते हैं। जैसे ईसोफेगस आपने पूछा, ईसोफेगस क्या खाने की नली है जो मुंह से आमाशय को कनेक्ट करती है, स्टमक को। तो ये एक पतली पाइप की तरह है। अगर कैंसर होगा तो ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, तो खाना अटकने लग जाएगा। तो आदमी को तकलीफ क्या होगी? इसको हमारी भाषा में हम बोलते हैं डिस्फेजिया, माने कि खाना खाया लेकिन उसे लगा यहाँ कहीं अटक गया, तो उसने पानी पिया, वो अंदर चला गया। शुरुआती लक्षण। धीरे 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 क्या होगा, वो गांठ बड़ी होती रहेगी तो रास्ता पूरा रुक जाएगा। तो इसका मतलब कैंसर की स्टेज बढ़ गई, है ना। तो खाना अगर अटक रहा है, अगेन खाना अटकने के कैंसर के अलावा भी कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर अटक रहा है तो डॉक्टर के पास जाना लाजमी है। फिर वो डायग्नोसिस करके बताएगा क्या बीमारी निकली है और उसका क्या इलाज है। ऐसे ही दूसरे अंग भी हैं, जैसे रेक्टम और कोलन, लार्ज इंटेस्टीन है, उसके कुछ मुख्य सिम्टम्स हैं जो उसी कैंसर में होते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, लेकिन ज़्यादातर इन सारे 7 ऑर्गन्स के जो लक्षण हैं वो कॉमन है, स्पेशली शुरुआती दौर में। इसलिए इनको एक ग्रुप बना के हमने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर्स या एब्डोमिनल कैंसर्स कहलाते हैं ये। ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि एब्डोमेन में 7 ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और 7 उसी के हिसाब से अलग अलग तरीके कैंसर्स हैं। तो क्या इसमें ये भी चीज़ है, क्योंकि हालांकि कैंसर सुनते ही सब लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही एक नेगेटिव वर्ड है कि कैंसर कि बोलते भी कि भगवान ना करे कभी किसी को हो। तो क्या इनमें से कोई ऐसा भी है कि कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस है
इन 7 ऑर्गन्स में से कोई एक ऑर्गन ऐसा भी, अगर किसी को उस ऑर्गन में अगर कैंसर होता है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन ऑन द अदर साइड ये जो दूसरा कैंसर है वो थोड़ा सा क्योरेबल है, क्या ऐसा भी है इसमें? देखिए ऐसा कुछ है, लेकिन इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें समझने की है कि क्योरेबल है या नहीं है, इसका ज़्यादा संबंध इस बात से है कि मरीज़ हमारे पास जब आया है तो कौन सी स्टेज का कैंसर लेकर आया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है। स्टेज में थोड़े से दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूं, 4 स्टेज के कैंसर होते हैं। फर्स्ट और सेकंड को हम अर्ली स्टेज कैंसर बोलते हैं, थर्ड को हम एडवांस स्टेज बोलते हैं और फोर्थ को लास्ट स्टेज बोलते हैं। उल्टा बताता हूँ, फोर्थ मतलब बिल्कुल कैंसर हर जगह फैल गया, थर्ड मतलब कैंसर की गांठ जो यह बीमारी है वो एक ही जगह पर है लेकिन साइज में बहुत बड़ी हो गई है और आसपास के अंगों से चिपक गई है। और फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो है, जो अर्ली स्टेज कहलाती है, उसमें जैसे मान लो ये इंटेस्टाइन का पार्ट है और यहाँ कैंसर है तो वो बस उधर ही है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, इतने तक, तो ये अर्ली स्टेज है। तो अगर अर्ली स्टेज में पकड़ में आ गया तो इलाज पूरी जड़ से हम कैंसर हटा सकते हैं, नंबर 1। इलाज आसान है, नंबर 2। इलाज की कीमत कम लगेगी, नंबर 3। इलाज की कॉम्प्लिकेशंस कम होगी, नंबर 4। इलाज से रिकवरी फास्ट होगी, नंबर 5। और नंबर 6, कैंसर में अगर अर्ली स्टेज में है तो ज़्यादातर मरीजों को सिर्फ ऑपरेशन से ठीक हो जाते हैं। अगर थर्ड या फोर्थ स्टेज में पहुंच गए तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी तीनों लगती हैं, जिसमें इलाज की अवधि जो है 6 महीने से लेके 1.5 साल तक कुछ भी हो सकती है और उसमें मल्टीपल ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं। और अगर अर्ली स्टेज में है तो कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है? ज़्यादातर केसेस में मोर देन 90% में कीमो रेडिएशन की जरूरत नहीं पड़ती अर्ली स्टेज में। तो ये तो आपने क्लियर कर दिया कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज यानी कि अर्ली स्टेज, वहां तक कैंसर पूरी तरीके से क्योरेबल है, और थर्ड स्टेज, एडवांस स्टेज में नहीं, थर्ड स्टेज में भी पूरी तरह से क्योरेबल है। थर्ड स्टेज का प्रॉब्लम क्या है कि कैंसर का साइज बड़ा हो गया है। जितना कैंसर का साइज बड़ा होता है उतना उसके फैलने का रिस्क बढ़ जाता है ना। तो थर्ड स्टेज के कैंसर को एक तो ये रिस्क है कि ट्रीटमेंट के बाद भी उसका दोबारा होने का खतरा फर्स्ट और सेकंड के स्टेज के कैंसर से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं छुपा हुआ कैंसर सेल्स रह सकते हैं। दूसरी बात, ज़्यादातर थर्ड स्टेज के कैंसर्स अकेली सर्जरी से ठीक नहीं होते ज़्यादातर। उसमें हमें साथ में सर्जरी के साथ, चाहे सर्जरी से पहले चाहे बाद में, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इनकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो कीमोथेरेपी अगर लेते हैं तो पहले कीमो हुई, पहले अगर होती है फिर ऑपरेशन होगा, फिर बाद में वापस कीमो लगेगी, पहले या बाद में रेडियोथेरेपी लगेगी। इस तरह से इलाज की अवधि बढ़ गई। और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी तीनों ही बहुत ऐसे इलाज हैं जिसके खुद के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। तो सोचो आप, वो मरीज़ थर्ड स्टेज के कैंसर को कितना नुकसान हो गया कि एक तो इलाज की अवधि लंबी हो गई, 3 टॉक्सिक तरीके की जो डिफ़िकल्ट तरीके हैं उन ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशन झेलने बीमारी के साथ साथ, और उनके साथ साथ उनकी सर्जरी एक से ज़्यादा भी हो सकती है। और ये सब होने के बाद कैंसर दोबारा होने का रिस्क अर्ली स्टेज से ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी ज़्यादा है। दूसरा, 12 से 18 महीने अगर ट्रीटमेंट चलेगा तो बेचारा जॉब क्या करेगा, उसकी अर्निंग ख़त्म हो जाएगी अगर अर्निंग मेंबर है तो उस तरह से भी हिट होता है पेशेंट। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस टू ट्रीट फॉर द पेशेंट ऑल्सो टू बी ट्रीटेड इन थर्ड स्टेज और एडवांस स्टेज। और लास्ट स्टेज तो टर्म से ही समझ में आ रहा है कि लास्ट स्टेज तो वो क्योरेबल भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि लास्ट स्टेज में बहुत सेलेक्टेड पेशेंट्स हैं जिसको हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब लास्ट स्टेज में जो वो सेलेक्टेड केसेस हैं, जैसे सर एक और चीज़, क्या वो भी ऑर्गन टू ऑर्गन वैरी करता है? बिल्कुल, मैं इस पे भी बताता हूँ आपको। तो इन जनरल पहले समझें कि लास्ट स्टेज ज़्यादातर जो पेट के या एब्डोमिनल कैंसर्स हैं, ज़्यादातर लास्ट स्टेज में अगर आ गए तो उनकी हम उम्र बढ़ाने वाला, उनको जड़ से नहीं हटा सकते। पहली बात समझनी ज़रूरी है। ये समझ ली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं आगे बताऊंगा कि अगर भगवान न करे, एक तो ये कि कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं, और अगर हो जाए तो लास्ट स्टेज से कैसे बच सकते हैं। लास्ट और एडवांस, थर्ड और फोर्थ दोनों से हम बच सकते हैं। 90% तक ये हमारे हाथ में है। तो फोर्थ स्टेज में ज़्यादातर में कैंसर से हम इलाज से हम कैंसर को जड़ से नहीं हटा सकते। कुछ ही ऐसे कैंसर्स हैं जैसे बड़ी आंत का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है। ये कैंसर अगर लिवर में या पेरिटोनियम में चले जाएं, 2 ऑर्गन्स होते हैं पेट के, तो हम 100 में से 30 मरीजों को इतने कॉम्प्लिकेटेड इलाज के बाद, कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन, कॉम्प्लिकेटेड कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी अगर ज़रूरत है तो ये सब करके हम उन 100 में से 30 मरीजों की उम्र 3 से 5 साल तक बढ़ा सकते हैं। तो इट्स नॉट अ क्योर, आप समझ गए। अच्छा, और 100 में से सिर्फ 30 वो लकी मरीज होंगे, 70 को कोई फ़ायदा नहीं होगा उस कॉम्प्लिकेटेड इलाज से। पर ये आज इम्पॉर्टेंट बात इसलिए समझनी ज़रूरी है कि आज से कुछ साल पहले तक ये 30 भी मरीजों को हम कुछ नहीं कर पाते थे।
साइंस ने इतनी तरक्की की है पिछले 25-30 सालों में कि कम से कम 100 में से 30 मरीजों का तो हमारे पास इलाज है कि उनकी उम्र हम 3 से 5 साल तक बढ़ा पाएँ। और कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम नंबर में होते हैं कि 3 से 5 साल बाद दोबारा हो गया, हम वापस से ये ऑपरेशन और ट्रीटमेंट करके उनके और थोड़ी उम्र बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बहुत लिमिटेड ग्रुप है, ज़्यादातर ग्रुप 4th स्टेज, मतलब अब कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते मेडिकली। तो वो उनकी पूरी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस हद तक उनकी बॉडी के अंदर वो चीज़ है, यानी कि कैंसर किस हद तक उनकी बॉडी के अंदर रहेगा, ये उसी पे डिपेंड करती है। देखिए कई सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये भी फैक्टर है कि कौन से ऑर्गन का कैंसर है जो फैला है। जैसे सिर्फ अगर एब्डोमिनल कैंसर्स की बात करें तो सिर्फ 2 ही कैंसर है जिसमें लास्ट स्टेज में हम कुछ पेशेंट्स में कुछ कर सकते हैं। एक लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर जिसको हम कोलन और रेक्टल कैंसर बोलते हैं, और सेकेंडली गैस्ट्रिक कैंसर जो कि आमाशय या स्टमक का कैंसर है। ठीक है, इसमें भी कैंसर अगर मान लो ब्रेन में, हड्डियों में या लंग्स में फैल जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत सारी जगह फैल जाए अगर, तो सिर्फ हम कहाँ कर सकते हैं, अगर लिवर में चला जाए कोलन और रेक्टल का कैंसर, या पेरिटोनियम, एक बॉडी की लाइनिंग जैसे स्किन है ऐसे अंदर की एक लाइनिंग होती है उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं, तो उसमें फैल जाए तो हम कर सकते हैं। दूसरा, बाकी इन 2 के अलावा जितने हैं, ईसोफेगस, गॉल ब्लैडर, लिवर, पैनक्रियास, इन सब के कैंसर्स अगर लास्ट स्टेज में आ गए तो हम जड़ से नहीं हटा सकते। तीसरा एक ऑर्गन है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का एक कैंसर ऐसा है जिसको हम लास्ट स्टेज में पेरिटोनियम में या लिवर में फैल जाए तो हम उसका इलाज पुख्ता कर सकते हैं, लेकिन अगेन 100 में से 30 से 40 मरीजों में ही वो कामयाब होता है। ओके सर, एक और चीज़ मुझे पूछना था आपसे, और ये दर्शकों की जानकारी के लिए भी, कीमोथेरेपी बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि कैंसर के साथ में आते हैं। अगर किसी को कैंसर है किसी को, तो उसको कीमोथेरेपी दी जाएगी। कीमोथेरेपी क्या है, ये जानना चाहेंगे आप? देखिए, ये कीमोथेरेपी एक दवाइयाँ होती हैं कुछ जो कैंसर सेल्स को मारती हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो टॉक्सिसिटी ज़्यादा क्यों है उनकी, हालांकि अब बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई, टॉक्सिसिटी कम हो गई है, लेकिन फिर भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हैं क्योंकि वो नॉर्मल सेल्स को भी मार देती है कई बार। तो इसलिए उसको थोड़ा सा, लेकिन जिसमें देनी पड़ती है उसमें देनी पड़ती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन ये चल रही है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है एब्डोमिनल कैंसर के बारे में। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे और भी ज़्यादा जानकारी आपको देंगे कि किस तरीके से इसे बचा जा सकता है, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, क्या हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो एब्डोमिनल कैंसर को लेकर लगातार हमारी बातचीत जारी है, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि कैंसर बढ़ क्यों रहा है, क्या इसके मेजर फैक्टर्स हैं कि इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो लोगों की बॉडी को इंटरनली सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है? आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर 100 मरीज कैंसर के हैं तो सिर्फ 10 से 15 मरीज ऐसे होते हैं जिनको जेनेटिकल कारण से कैंसर होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन 90%, 80 to 90% लोगों में जो पेट का कैंसर हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं ज़्यादातर केसेस में। इसको प्लीज़ आप गलत सेंस में ना लें, मैं भी समझाऊंगा कैसे हम जिम्मेदार हैं। हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कम से कम 50-80 में से वो 80 जो जेनेटिक नहीं है उनमें से 50 कैंसर ऐसे हैं जो जिनसे हम बच सकते हैं, 50% तक। वो अनहेल्दी हैबिट्स क्या हैं जो कैंसर को बढ़ावा देती हैं? नंबर 1 हमारा जो डाइट है, हम डाइट में क्या लेते हैं? हमारी डाइट अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की कमी है उसमें तो कैंसर को बढ़ावा मिलता है। अगर हमारी डाइट में कैल्शियम की कमी है तो कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अगर हमारी डाइट में सॉल्ट यानी नमक की बहुत ज़्यादा मात्रा है तो कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अगर हमारी डाइट में नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो प्रोसेस्ड और रेड मीट खाते हैं, लाल मांस या प्रोसेस्ड मीट, तो उसका कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ता है। डाइट के अलावा क्या फैक्टर्स हैं? मोटापा। हर मोटापा, अगर वज़न नॉर्मल से ज़्यादा है तो 30% तक कैंसर का रिस्क बढ़ाता है वो। सर, ये जेनेटिकल कैंसर की बात आपने कही थी कि 10 से 15 मरीज ऐसे होते हैं 100 में से, तो क्या इसको रोका जा सकता है? क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी और हमारी साइंस इतनी आगे ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या इसके कुछ मेजर्स आ गए हैं अब? देखिए, जेनेटिक कैंसर की बात करना फजूल है क्योंकि वो एक अपना सेगमेंट है, लेकिन आप अगर हमें फोकस करना है तो हम 100 में से 10 लोगों पे फोकस करें या 100 में से 90 पे, जो हमारे कंट्रोल में है, जिसके कारण आप समझ गए मेरी बिल्कुल, बात? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से हम सबको इस पे फोकस करना चाहिए कि किस तरह हम वो जो 90 लोग हैं जो नॉन जेनेटिकल कारणों से कैंसर में आ रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसे सुधारें जिससे इस डेडली डिजीज से बच पाएं। उसके अपने तरीके हैं, उसके अपने इलाज हैं, लेकिन आई थिंक वो उसकी जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत कम लोगों में होती है। ओके सर, एब्डोमिनल कैंसर डे जो कि 19 मई को मनाया जा रहा है,
उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, और उस डे के मतलब उस दिन किस तरीके से लोगों को अवेयर किया जाता है, या फिर क्या स्पेशलिटी है उस दिन की, ये भी आपसे जानना चाहिए। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और हमारे बहुत क्लोज टू आवर हार्ट्स है। 2019 में हमने एब्डोमिनल कैंसर डे फाउंड किया था, जिसकी शुरुआत हमने जयपुर से ही की थी 19 मई को हर साल। इनफैक्ट कल जो अब जो 19 मई आएगा उस 19 मई को हम 6th एडिशन इसका मनाएंगे। ये हमारा को आइडिया कैसे आया कि हमने अपने पेशेंट्स में मैंने देखा कि 100 में से करीब 70 से 80% मरीज़ मेरे पास जो आ रहे हैं वो लास्ट स्टेज में आ रहे हैं। तो जब लास्ट स्टेज में एक पेशेंट आता है तो हम ये मतलब इतना सब कुछ है और लेकिन हम पेशेंट की हेल्प ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमने स्टडीज़ करके देखा कि वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया में और इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है कि पेशेंट के लक्षण आते हैं उसे, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो उसे इग्नोर करता रहता है। उसे ये समझ नहीं है, ये अवेयरनेस नहीं है कि पेट के जो लक्षण है वो कैंसर जैसी खतरनाक जानलेवा बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं। तो हमने फिर ये एब्डोमिनल कैंसर फाउंड किया। 2 इसके हमारे मकसद हैं। पहला, हम अपनी लाइफस्टाइल के बारे में मरीजों लोगों को अवेयर कराएं कि अपनी लाइफस्टाइल से बच के वो कैसे कैंसर का खतरा कम कर सकते हैं। और सेकेंडली, हमारे सिम्टम्स को कौन सा सिम्टम कितने दिनों तक रखने के बाद डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है वो बताएं, जिससे कि अगर कैंसर हो भी गया है तो समय पे उसका, जैसे मैंने शुरू में बताया था, अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाए और उसमें उसको हम जड़ से हटा पाएं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके चलते हम पिछले 6 सालों से हर साल मल्टीपल अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 19 मई है। पिछले 2 सालों से हमने मल्टी सिटी इंटरनेशनल वॉक्स भी शुरू किए हैं, सेम 19 मई को, यही अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और 19 मई को हम एक पैनल डिस्कशन भी करते हैं जो इस साल 2025 में हम करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर्स पे, मतलब बड़ी आंत के कैंसर्स पे। साथ ही हमने इसके साथ एक ऐप लॉन्च किया है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन एंड्रॉयड फ़ोन्स, एब्डोमिनल कैंसर डे 19 मई के नाम से। तो उसका लोगो देख के पहचान जाएंगे, अभी हम आगे बात करेंगे आपसे लोगों की। तो वो ऐप में सारी ये जो जानकारी हम शॉर्ट में भी बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जेनेटिक कैंसर्स, वो सारी डिटेल में जानकारी है। और 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, नॉट ओनली इन इंग्लिश, हिंदी, इंडिया के रीजनल लैंग्वेजेस, फ्रेंच, स्पेनिश, इन सब लैंग्वेजेस में। सर, लोगों के बारे में बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है आपका लोगो, और जो 7 ऑर्गन्स की और कैंसर्स की बात कर रहे थे वो भी इस लोगो में दिखाई दे रहा है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। ये लोगो बड़ा हमने मेहनत करके बनाया है। इसमें जो 7 ऑर्गन्स हैं उन 7 को चारों तरफ रखा है, बीच में एक सर्कल है। तो जो 7 ऑर्गन्स के कलर हैं वो ऑफिशियली उस ऑर्गन के कैंसर का कलर है, दैट इज़ नंबर 1। सेंटर में जो हमने सर्कल लिखा है जिस पे एब्डोमिनल कैंसर डे लिखा है वो पर्पल कलर का है। उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि पर्पल कलर इज़ अ ऑफिशियल कलर ऑफ कैंसर सर्वाइवर, जो कैंसर से पूरी तरह ठीक हो चुका है। तो हमने सेंटर में वो कलर रखा है। सर, मैंने भी ये चीज़ देखी है और सुनी भी है कि एक बार अगर कैंसर को ट्रीट कर दिया है तो उसको दोबारा कैंसर हो सकता है, तो कितना % चांसेस होता है और कितना रिस्क फैक्टर होता है दोबारा होने का? हाँ। देखिए, कोई भी बीमारी, सिर्फ कैंसर की बात नहीं है, शरीर की कोई भी बीमारी होगी उसको मेडिकल साइंस एक बार ठीक कर सकती है। ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि दोबारा नहीं होगी। दोबारा ना होने के लिए हम कुछ मेहनत कर सकते हैं, लेकिन रिस्क हमेशा है। लेकिन मैं सब कैंसर मरीजों से, अगर कोई सुन रहा है, देख रहा है हमें, तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये सोच के ना डरें। आप ऐसे सोचें, जिसको आज तक कभी कैंसर नहीं हुआ है उसको पहली बार कैंसर हो सकता है, हाँ या ना? हो सकता है। तो ठीक होने के बाद दोबारा भी हो सकता है। सर, कुछ लोग मुझे लगता है इस डर की वजह से भी नहीं जाते हैं और या फिर जा नहीं पाते हैं, क्योंकि जो पूरा ट्रीटमेंट है इसका वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये भी मैं जानना चाहूँगी आपसे कि कितना एक्सपेंस ये पड़ता है इसका पूरा, लगभग, मतलब आम जनता की जानकारी के लिए। और इनफैक्ट इसके अलावा उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, उनको जल्द से जल्द, चाहे वो अर्ली स्टेज पे हो, एडवांस पे हो या फिर 4th स्टेज पे, उनको ट्रीटमेंट के लिए तो जाना ही पड़ेगा। देखिए, ये ना बहुत बड़ा मिथ है चारू जी कि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, ट्रीटमेंट महंगा है। हमारी एक्चुअली प्रायोरिटी समाज में ना सही तरीके से हमने फिक्स नहीं की हुई है। हम अपना घर बार बेच के शादी में पैसा फूंक देते हैं, हम कुछ पार्टी करनी हो तो कर देते हैं। आज हमें कोई 4 फ्रेंड्स को जाना है, किसी भी होटल में जाएंगे, भले ही हमारी अर्निंग उतनी नहीं है, हमारे पास ऐसे लोग हैं हमारे साथ आसपास काम करते हैं जो मैं देखता हूँ उनकी जो मंथली इनकम है 50,000 to 80,000 रुपीज़ है, मान लेते हैं। आई एम जस्ट गिविंग अ वेग एग्जांपल, एंड दे आर हैविंग अ आईफोन। आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग टू दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, हम पैसे को कभी नहीं देखते, पैसे की प्रॉब्लम, कि हम पैसा सेव करें या कहीं खर्च ना करें। जब हमें लग्जरी चाहिए हो या एन्जॉयमेंट चाहिए हो या शादी जैसी चीज़ हो या पार्टी जैसी चीज़ हो,
और हम हेल्थ में जब पैसा खर्च करना पड़ता है तो हम क्वालिटी को सफ़र करवाते हैं, हेल्थ की क्वालिटी गिर जाए भले ही। तो ये एक मिथ है। लोग अच्छा इलाज को अच्छा इलाज क्या बोलते हैं कि आपके साथ बैठ के चाय पी ली डॉक्टर ने, या आपसे 10 मिनट गप्पे मार ली इधर उधर की, उसे लगता है कि डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज कर रहा है। ये पैरामीटर गलत है। सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर बेचारा, इसके पास 100 मरीजों की लाइन है, अब वो अगर ये सब करेगा तो वो टाइम पे इलाज कैसे करेगा सारों का उस दिन। तो सरकारी हॉस्पिटल्स और उसमें भी इलाज अच्छा होता है, प्राइवेट में भी अच्छा होता है। प्राइवेट में क्योंकि वो कोई आदमी पैसा खर्च कर रहा है तो वो नेचुरली उसका पैसा, सरकार तो है का तो पैसा नहीं है तो वो पेशेंट पैसा देना पड़ता है। सरकार में वो इलाज मुफ्त है या बहुत सब्सिडाइज रेट पर है। तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को देख के हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो कॉस्ट पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, कॉस्ट पे ध्यान दीजिए लेकिन इलाज की क्वालिटी पे सफ़र मत करिए कि सस्ता इलाज मिल जाए। गलती क्या करते हैं लोग कि प्राइवेट में इलाज कराना है, सस्ता इलाज कराना है, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, कोई वो नहीं है। ये गलत फहमी है कि सरकार में अच्छा इलाज नहीं होता। हमने सारी जो पढ़ाई की है, मैंने 15 साल पढ़ाई की है, ट्रेनिंग की है, सारी सरकारी हॉस्पिटल्स में। मैं अचानक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच गया नौकरी करने, तो मैं अच्छा डॉक्टर कैसे हो गया, जबकि मैं सारा पढ़ाई मेरी सरकारी हॉस्पिटल में। तो अगर पैसे की दिक्कत लग रही है, कोई कमी, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे पास उतना ही अच्छे इलाज का ऑप्शन है, ऑप्शंस हैं। हाँ, तो इलाज की पे मत ध्यान दीजिए, अपनी पॉकेट देखिए और क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। और फिर वो जहाँ आपको जैसे किसी का इंश्योरेंस है, मान लेते हैं 10 रुपये का इंश्योरेंस है और आपने 500 रुपये के हॉस्पिटल में इलाज कराया, तो आपका इंश्योरेंस बेकार हो गया। गवर्नमेंट में वो काम आएगा। सर, एक कि वंस अ पर्सन इज ट्रीटेड, जो जिसको कैंसर था वो ट्रीटमेंट हो गया है, सर्जरी हो गई है, उसके बाद उन्हें किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए और जो सोसाइटी है उन लोगों को किस तरीके से कोऑपरेट करना चाहिए? देखिए, कैंसर से मरीज जब ठीक हो जाता है तो एक तरह से पूरी तरह से ड्रेन आउट हो चुका होता है पेशेंट खुद। हमारे आपके लिए अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करना बहुत आसान है। जो पेशेंट ट्रीटमेंट से निकला है आप उसकी मन स्थिति नहीं जान सकते बातें करके भी, क्योंकि कैंसर का मतलब एक तरह से समाज में ये है कि मौत। ये भी एक गलत धारणा है, क्योंकि हर बीमारी अगर टाइम पे इलाज ना हो तो जान ले सकती है। और कैंसर भी अगर जानलेवा स्टेज पे पहुंच गई 3rd या 4th, तो उसका कारण ये है कि टाइम पे पकड़ नहीं पाए। तो ये सब मिथ हैं। लेकिन जो पेशेंट कैंसर से ट्रीटमेंट के बाद निकला है उसको हमें रीस्टैब्लिश करना है, सोसाइटी में रिहैबिलिटेट करना है। हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं, मेरे ही पेशेंट आके बताते हैं, एक 70 ईयर ओल्ड लेडी है कि हम नीचे वॉक कर रहे थे, मेरे से कहते हैं आप एक जेंटलमैन कि आपको कितने साल हो गए कैंसर की? 5 साल, आप अभी तक जिंदा हैं। तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो उससे हमें और थोड़ा सा हमें सब एजुकेशनल एक्टिविटीज़, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए। जैसे आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, आपके न्यूज़ चैनल ने मुझे यहाँ बुलाया और ये बातें की मौका दिया, ये सब बोलने के लिए, सब दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। इस तरह की एक्टिविटीज़ हमें मिलकर और करनी चाहिए। इनफैक्ट इस पे हमें ज़ोर देना है। ट्रीटमेंट पे ही हम ज़्यादा बात करते हैं, हम उससे बचने की बात नहीं करते। कैंसर से बचें कैसे, लाइफस्टाइल कैसे चेंज करें, क्योंकि एक्चुअली बात यह है कि कोई लाइफस्टाइल चेंज करना नहीं चाहता। ये कड़वी सच्चाई है। आदमी को लगता है नशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ आप सेहत का नशा करिए, सेहत के नशे के आगे सारे नशे फीके हैं। आज अगर आप, सेहत का मतलब क्या है कि आपको पता ही नहीं बॉडी भी है साथ में। जब बॉडी में बीमारी होती है तो लगता है, हाथ में दर्द है तो पता चलता है एक हाथ है, अदरवाइज हमें पता ही नहीं है हाथ क्या कर रहा है। इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर ये प्रॉब्लम इतनी है कि हमारे इस ड्राइव को रिकग्निशन मिला है मल्टीपल जगहों पे। राजस्थान में जो पहले हमारे पुराने, इनसे पहले राज्यपाल थे ऑनरेबल श्री कलराज मिश्रा जी, उन्होंने हमें राजस्थान गौरव से इसको रिकग्नाइज़ किया था प्रोग्राम को। और फिर संस्कृति युवा संस्थान है एक इंडिया की, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमें इस एब्डोमिनल कैंसर डे के लिए भारत गौरव अवार्ड दिया था। अवार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम सब जगह इतनी ज़्यादा है कि लोग इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारा प्रोग्राम 3 करोड़ लोगों तक हम पहुँच पाए 19 मई के प्रोग्राम में, और 2019 में हम सिर्फ 500 लोगों तक पहुँच पाए थे। तो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, आप सब लोगों के सहयोग से देखते हैं क्या इसका इफेक्ट आता है। लोग सुन के कुछ अपनी आदतें चेंज करें तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। सर, एक आखिरी सवाल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके का ट्रीटमेंट जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको दिया जाता है, क्या सर्जरीज दी जाती है, क्योंकि आप एक सर्जन हैं तो मैं जानना चाहूँगी आपसे ये। देखिए, पेट के जितने भी कैंसर्स हैं उसमें सर्जरी से
जो इलाज हम करते हैं उसका बहुत अहम रोल है। जैसे मैंने बताया था अर्ली स्टेज कैंसर, अर्ली स्टेज का मतलब है कि हमें सारा क्योर, पूरी बीमारी जड़ से हम सर्जरी द्वारा हटा देते हैं। तो जो अंग जिसका कैंसर है उस ऑर्गन को हमें हटाना होता है और आसपास के कुछ ऑर्गन हमें हटाने पड़ते हैं जिससे वो जड़ से हट जाता है। ये काम हम चीरे वाली विधि से, दूरबीन से, या आजकल एक रोबोटिक दूरबीन द्वारा आया, इन तीनों से हमारे पास सुविधाएं हैं और इनसे हम कर सकते हैं। एक चीज़ ये मानिए कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर सर्जरी बता दी तो उन्हें लगता है ये बैड न्यूज़ है, लेकिन पेट के कैंसर में उल्टा है। ओके। अगर सर्जन ने, जैसे मैंने बोला कि ये जो मरीज है इसका पूरा इलाज सर्जरी से हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा, ये गुड न्यूज़ है। क्योंकि कोई भी बीमारी, पेट का कैंसर ऐसा नहीं है, कोई भी सातों में से किसी भी स्टेज में जिसमें हम, अगर हमें सर्जरी के साथ कीमो या रेडियो या दोनों की जरूरत पड़े, इसका मतलब वो या तो एडवांस्ड है या फिर लास्ट स्टेज, और उसमें रिस्क है, नेचुरली स्टेज बढ़ गई ना। और अगर वो कहता है नहीं सिर्फ सर्जरी से ही पूरा ठीक हो जाएगा, तो इससे बड़ी गुड न्यूज़ नहीं हो सकती पेट के कैंसर के मरीज के लिए। और सर सबसे पहले थैंक्स टू यू, क्योंकि ये इस एपिसोड के बाद आई एम वेरी श्योर कि लोगों के काफ़ी सारे जो मिथ हैं और जो कन्फ्यूजन्स हैं वो ज़रूर क्लियर हुए होंगे। और जिस चीज़ की अवेयरनेस हम लोग दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले चाहे से बीमारी कोई भी हो, लेकिन हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारा रूटीन चला रहा है उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टाइम पे उठें, अच्छा खाएं, वर्कआउट भी करें, अपना काम भी करें और उस चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करें। तो चाहे कोई बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो ईजिली क्योर हो सकती है। और बात आज हमने की है एब्डोमिनल कैंसर की, तो आई एम श्योर कि लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता ज़रूर आई होगी कि किस तरीके से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो सिम्टम्स हमको अर्ली स्टेज पे नजर आए उनकी हम छोटी मोटी दवाइयाँ लेकर या ट्रीटमेंट लेकर उन चीज़ों को दबा दिया जाए। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है कि आगे जाकर वो हमारे लिए ही घातक साबित ना हो। तो आज के एपिसोड में एब्डोमिनल कैंसर के बारे में हमने बात की थी। आगे ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड आपके लाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।